नमस्कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वेव मोशन क्या होती है और उसकी जनरल इक्वेशन क्या है वन डायमेंशन में और थ्री डायमेंशन में। तो वेव मोशन या तरंग गति क्या होती है कि जब किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ आगे बढ़ता है तो उसे हम तरंग गति कहते हैं। जैसे कि यदि किसी हम शांत पानी में कोई पत्थर गिर दें तो पत्थर गिरने के कारण जो डिस्टरबेंस या विक्षोभ उत्पन्न होता है वो आगे बढ़ने लगता है और इसको हम तरंग गति कहते हैं। तरंग गति तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग चलती है जिसे हम मैटर वेव या द्रव्य तरंग कहते हैं और उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एच ओवर स्मॉल पी से दी जाती है, जहां पर स्मॉल एच प्लांक नियतांक कहलाता है और स्मॉल पी पार्टिकल का मोमेंटम या संवेग कहलाता है। दूसरी तरह की तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन तरंगों में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत यानी वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पीरियोडिक इलेक्ट्रिक फील्ड और पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं और उनके आपस की क्रिया के कारण तरंगे माध्यम में आगे की ओर या किसी भी डायरेक्शन में चलने लगती हैं। तो वह आवृत्ति वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण चलती हैं, इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं और इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया ही इनको आगे चलाती है। तीसरी तरीके की तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। तो जब किसी माध्यम के कण डिस्टरबेंस उत्पन्न होने पर अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं परंतु अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते हैं, तो माध्यम की प्रत्यास्थ व कणों के जड़त्व गुण के कारण जो डिस्टरबेंस है या एनर्जी है वो माध्यम में चलने लगता है। इस प्रकार की तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इसका उदाहरण तनी डोरी में चलने वाली तरंग और ध्वनि तरंगे हैं। तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम में दो प्रॉपर्टी होना आवश्यक है, इलास्टिसिटी और जो पार्टिकल हैं उनमें इनर्शिया या मास होना आवश्यक है। यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होंगी। पहली अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। तो जब मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर कंपन करते हैं यानी कि तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो वह तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। जैसे चित्रानुसार जो पार्टिकल हैं उनकी साम्य स्थिति हमने प्लस एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करी है और ये अपनी साम्य स्थिति से किसी टाइम टी पर विस्थापित हैं और इन पार्टिकल को मिलाने वाली जो रेखा है ये रिप्रेजेंट करेगी अनुप्रस्थ तरंग को। तो इसमें हम देखते हैं कि जहां पर मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का उसको हम श्रृंग या क्रस्ट बोलते हैं और जहां पर मिनिमम होता है उसको हम गर्त या ट्रो बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग व गर्त के रूप में चलती हैं और दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी अनुप्रस्थ तरंग की तरंगदैर्ध्य कहलाती है, जैसे कि तनी हुई डोरी में चलने वाली तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स होती हैं और ट्रांसवर्स वेव में एक घटना होती है ध्रुवण की, पोलराइजेशन की। ये पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता है। दूसरी तरह की मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे हैं अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस तरह की तरंगों में जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही अपनी साम्य स्थिति के परितः कंपन करें तो इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया है कि यदि तरंग प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो माध्यम के कण ए बी सी अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर प्लस एक्स अक्ष के अलोंग ही वाइब्रेट कर रहे हैं।
तो इस प्रकार की तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएंगी। और जब ये कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करेंगे तो किसी वक्त कुछ कणों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और कुछ के बीच की दूरी बहुत बढ़ जाएगी। तो कणों के साम्य स्थिति से विस्थापन के कारण कुछ स्थानों पर दाब अधिकतम होगा, इसे संपीड़न कहते हैं। जहां पर कण पास पास आ जाते हैं वहां पर दाब अधिकतम होगा, इसे हम संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं। तथा कुछ स्थानों पर कण दूर दूर हो जाएंगे जिसे हम विरलन या रेयरफैक्शन कहेंगे। तो ये संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में होते हैं, इसके कारण ही तरंग चलती है। और दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। एक कंप्रेशन या रेयरफैक्शन से अगले कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस अनुदैर्ध्य तरंग की वेवलेंथ कहलाएगी। इसका उदाहरण है ध्वनि। नेक्स्ट, किसी तरंग का विस्थापन वक्र। तो प्रगामी तरंग का किसी समय कणों की साम्य स्थिति से उनके विस्थापन तथा संगत साम्य स्थिति के बीच का वक्र तरंग विस्थापन वक्र कहलाता है। यानी किसी प्रोग्रेसिव वेव के लिए किसी टाइम पर उसके पार्टिकल्स की मीन पोजीशन और पार्टिकल की मीन पोजीशन से उनके डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ वेव कहलाता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की मीन पोजीशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई रिप्रेजेंट है, और किसी टाइम टी पर जबकि ए पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है तो पार्टिकल बी सी डी ई एफ जी एच आई के जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो इस लाइन से रिप्रेजेंट है। तो ये जो एनवलप है जो इनके पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को टच करते हुए जाएगा ये कहलाएगा विस्थापन वक्र। यदि ये जो पार्टिकल हैं ये सरल आवर्त गति करेंगे तो ज्यावक्रीय यानी कि साइन कर्व प्राप्त होगा। ये तो हो गया ट्रांसवर्स वेव के लिए। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अगर हम बात करें तो उसमें पार्टिकल ए अपनी मीन पोजीशन में है और बी ए की तरफ डिस्प्लेस है बी से बी डैश। तो बी से बी डैश तक की जितनी डिस्टेंस है उसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही सी जितना अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस है उसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यानी कि हर एक पार्टिकल का उसकी मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया और फिर इन सबको मिलाया तो हमें डिस्प्लेसमेंट कर्व प्राप्त हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यानी कि हम देखते हैं कि यदि कण सरल आवर्त गति करेंगे तो चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो दोनों के डिस्प्लेसमेंट कर्व एक जैसे ही आएंगे, साइन कर्व होंगे। अब हम वन डायमेंशन में प्रगामी तरंग की जनरल इक्वेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने माना कि मूल बिंदु O से प्लस x डायरेक्शन में v वेग से एक तरंग जा रही है और जो मूल बिंदु है O वहां पर कण t = 0 पर साम्यावस्था में। माना बिंदु O से x दूरी पर बिंदु P है जिसका किसी समय t पर विस्थापन स्मॉल y है। यदि बिंदु O पर समय t पर विस्थापन y = ft है जहां f तरंग के आकार व रूप पर निर्भर करता है, यहाँ पर हमने ये मान लिया कि बिंदु O पर समय t पर विस्थापन y = ft है जहां f तरंग के आकार व रूप पर निर्भर करता है।
यदि प्रारंभ में मूल बिंदु स्थिर है तो बिंदु P पर तरंग t इज इक्वल टू एक्स बाई वी समय पर पहुंचेगी, क्योंकि वेग है v और डिस्टेंस है x, तो O से P तक पहुंचने में जो इसे समय लगेगा t इज इक्वल टू एक्स बाई वी समय पर पहुंचेगी। अतः समय t पर बिंदु P का वही विस्थापन होगा जो t माइनस एक्स ओवर वी समय पहले बिंदु O का होता है। अतः बिंदु P का बिंदु O के रूप में विस्थापन y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट t माइनस एक्स ओवर वी होगा। तो अब अगर हम इसमें से v कॉमन v इसमें हम एलसीएम ले लें और वो बाहर आ जाएगा, तो f ओवर v को हमने एक नया फंक्शन मान लिया f1, ये कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू f1 ब्रैकेट vt माइनस एक्स, इसीलिए इक्वेशन 1। तो अगर तरंग प्लस x डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर आया है vt माइनस एक्स। इसी प्रकार से यदि तरंग माइनस एक्स दिशा में चले तो स्मॉल x दूरी पर बिंदु P का विस्थापन y इज इक्वल टू f2 ब्रैकेट vt प्लस x होगा, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। यानी कि हमने ये माना कि दूसरी बार कि अगर तरंग माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है और बिंदु P O से माइनस एक्स दिशा में x दूरी पर है, तब उसका विस्थापन समय t पर y इज इक्वल टू f2 ब्रैकेट vt प्लस x होगा। तो समीकरण 1 और 2 से प्रगामी तरंग की व्यापक समीकरण इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो प्रगामी तरंग की व्यापक समीकरण y इज इक्वल टू f1 ब्रैकेट vt माइनस एक्स प्लस f2 vt प्लस x होगी। इसका हम पहले x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, फिर दोबारा से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, तो इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 4। और फिर व्यापक समीकरण का t के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, तो इक्वेशन नंबर आ गई 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम देखते हैं कि इनमें रिलेशन आता है डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 ओवर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यह एक डायमेंशन में प्रगामी तरंग की व्यापक अवकल समीकरण है, जिसका सॉल्यूशन समीकरण 3 द्वारा दिया जाता है। तो ये हमें मिल गई 1 डायमेंशन में डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, और इक्वेशन 3 से मिल गया उसका सॉल्यूशन। ये तो 1 डायमेंशन में हो गया। अब अगर हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन में जनरल इक्वेशन, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाएगी 1 ओवर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर क्यू ओवर डेल जेड स्क्वायर, जहां पर क्यू वेक्टर समय t पर उस कण का विस्थापन है, मूल बिंदु से उस कण का विस्थापन है जिसकी साम्य स्थिति का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष स्मॉल r वेक्टर जो कि डिपेंड करता है एक्स वाई जेड है। यानी Q यहाँ पर कण की साम्य स्थिति से विस्थापन है, जबकि कण का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर है। तो इस प्रकार से हमने 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में एक प्रगामी तरंग प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन प्राप्त कर ली। अब हम ये कहते हैं कि यदि जो कंपन करने वाले कण होते हैं वो सरल आवर्त गति करते हैं, तब हमें जैवक्रीय तरंग प्राप्त होती है, जो कि सबसे सरलतम तरंग होती है, और इस प्रकार की तरंग को हम समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। इसका विस्थापन वक्र चित्रानुसार होगा। ये प्लस एक्स डायरेक्शन में तरंग जा रही है v वेग से, और O मूल बिंदु है जिससे स्मॉल x दूरी पर बिंदु P है, जिसका किसी समय पर विस्थापन y है, इसका आयाम स्मॉल a है और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। माना तरंग का आयाम स्मॉल a है, यह प्लस x दिशा में v वेग से जा रही है तथा इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। अतः समय t पर बिंदु P का विस्थापन मूल बिंदु के विस्थापन के रूप में हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा ब्रैकेट t माइनस एक्स ओवर वी। अब इसको हम अलग अलग, ये तो आ गई हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू, v की वैल्यू, ये अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे, तो इसका जो रूप है वो बदल जाएगा।
कुछ रूप यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अगर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी रख दें, जहाँ की टी आवर्तकाल है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ट्वाइस पाई ब्रैकेट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स ओवर लैम्डा। ये भी एक समतल प्रगामी तरंग का रूप है, और हम ये जानते हैं कि 1 बाई टी इज इक्वल टू आवृत्ति स्मॉल एन और v ओवर एन होता है लैम्डा। तो ये अगर हम वैल्यू यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा ब्रैकेट लैम्डा स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स। हमने क्या करा यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने, 1 ओवर लैम्डा कॉमन लिया हमने, ये आ गया, और फिर लैम्डा की वैल्यू v बाई एन रखी और t की वैल्यू 1 बाई एन, तो कैंसिल हो गया, और 2 पाई ओवर लैम्डा आता है संचरण नियतांक 2 पाई ओवर लैम्डा स्मॉल के से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अतः y इज इक्वल टू ए साइन स्मॉल के वी टी माइनस एक्स इस रूप में भी लिख सकते हैं, और जब k को अंदर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर स्मॉल के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा तरंग का प्रोपगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक है। ये सब हमने तब निकाले समतल प्रगामी तरंग की समीकरण जबकि मूल बिंदु O समय t इज इक्वल टू 0 पर साम्यावस्था में है। यदि t इज इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु की कला प्लस माइनस फाई हो और तरंग प्लस एक्स दिशा में चले या माइनस एक्स दिशा में चले, तब उस स्थिति में समतल प्रगामी तरंग की व्यापक समीकरण होगी y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस माइनस फाई। प्लस एक्स दिशा में चलने पर हम माइनस लेंगे और माइनस एक्स दिशा में चलने पर हम बीच में प्लस लेंगे। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, माध्यम के कणों का वेग। तो माध्यम में जो तरंग है वो अपने वेग से चलेगी और जो कण है वो अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करेंगे, जिसका वेग समय के साथ साथ बदलता रहता है। उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए माना तरंग प्लस एक्स दिशा में है, वह इसकी समीकरण y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो कण का वेग, क्योंकि कण y दिशा में चल रहा है, तो किसी टाइम t पर कण का वेग u इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल टी होगा। तो जो ये व्यापक समीकरण है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस वाली टर्म को साइन हम जानते हैं कि यदि अगर हम व्यापक समीकरण को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस ए स्मॉल के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी, और डेल वाई ओवर डेल एक्स विस्थापन वक्र के ढाल को प्रदर्शित करेगा। अतः कण का वेग बटे विस्थापन वक्र का ढाल, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया माइनस ओमेगा ओवर स्मॉल के। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन और स्मॉल के की वैल्यू 2 पाई ओवर लैम्डा रखने पर ये आ जाएगा माइनस एन लैम्डा, और जो की वैल्यू होती है तरंग के वेग v के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि कण का वेग इज इक्वल टू माइनस ऑफ तरंग का वेग इंटू विस्थापन वक्र का ढाल, या कण के वेग का परिमाण विस्थापन वक्र के स्लोप या ढाल का v टाइम्स होता है। एनर्जी डेंसिटी, तो जो तरंग चल रही है तो उसमें ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। तो जो आपका इसमें प्रगामी तरंग चलती है उसमें गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होंगी और कुल ऊर्जा नियत रहेगी।
तो गतिज ऊर्जा घनत्व यानी कि गतिज ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी, क्योंकि इसको हमने रख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, जहाँ की हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और उसको आयतन से डिवाइड कर देंगे तो एम ओवर वी हो जाएगा रो, और वेलोसिटी डेल वाई ओवर डेल टी, उसका फॉर्मूला रख दिया। तो औसत गतिज ऊर्जा घनत्व यानी कि पूरे एक आवर्त काल में कुल ऊर्जा घनत्व जब हम लेंगे तो औसत करेंगे तो हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो बाहर आएगा, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का औसत मान आता है हाफ। तो गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का औसत घनत्व 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, और कुल ऊर्जा घनत्व वो होता है हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो अधिकतम आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और कोणीय आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है वर्ग के, ये नियत रहेगा। इसलिए स्थिर ऊर्जा घनत्व कुल ऊर्जा घनत्व माइनस गतिज ऊर्जा घनत्व यानी 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ऊर्जा प्रवाह की दर या ऊर्जा धारा या ऊर्जा फ्लक्स या तरंग की तीव्रता आई। तरंग की तीव्रता आई यानी कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन द थ्रू द परपेंडिकुलर प्लेन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जाने वाली ऊर्जा तरंग की तीव्रता कहलाती है। इसे हम ऊर्जा प्रवाह की दर या ऊर्जा धारा या ऊर्जा फ्लक्स भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए माना कि एक तरंग प्लस एक्स दिशा में v वेग से चल रही है, और उसके चलने की दिशा के लंबवत एक बेलनाकार जगह पर एक बेलनाकार आयतन है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जो कि तरंग की संचरण दिशा के लंबवत है, और एक सेकंड में इसकी लंबाई जो कि तरंग चलती है वो स्मॉल v के बराबर है। तो अगर तरंग इसके अंदर आएगी तो एक सेकंड में वो इसके दूसरे सिरे से बाहर निकलेगी। इसके अंदर जितनी ऊर्जा होगी वो एक सेकंड में किसी एक स्थान से यानी एक ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन रखने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ये तो आ गया प्रगामी तरंग की तीव्रता का फार्मूला। अब हमने ऊपर देखा था कि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना पोलराइजेशन की घटना होती है, जो कि अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती है। तो पोलराइजेशन क्या होता है कि यदि कोई तरंग प्लस एक्स दिशा में जा रही है तो जो कण हैं वो प्लस एक्स के लंबवत किसी भी तल में कंपन कर सकते हैं, वो वाई में कर सकते हैं, जेड में कर सकते हैं, किसी भी तल में कंपन कर सकते हैं। अगर तरंगों के जो कणों के कंपन है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं, तब ऐसी तरंग समतल ध्रुवित तरंग कहलाती है। और यह घटना ध्रुवण कहलाती है। तो ध्रुवण की घटना से पता चलता है कि अनुप्रस्थ तरंग ऊर्जा के साथ कोणीय संवेग का भी स्थानांतरण करती है, यानी एंगुलर मोमेंटम का भी ट्रांसफर करती है। यदि माध्यम के कण केवल एक ही तल में वाइब्रेट करें तो ऐसी अनुप्रस्थ तरंग समतल ध्रुवित कहलाती है। और जब ऐसी दो समतल ध्रुवित
प्रोग्रेसिव वेव एक साथ चलें तो उनके फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी व एम्पलीट्यूड के अनुसार जो पार्टिकल हैं वो विभिन्न शेप में मोशन करेंगे। जैसे उदाहरण इसका कि यदि आवृत्ति व आयाम समान हो, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इक्वल हो और फेज डिफरेंस π/2 हो, तो जो पार्टिकल हैं वो सर्कुलर पाथ में वाइब्रेट करेंगे, यानी कि जो उनका जो वाइब्रेशन की मोशन का टिप होगा वो सर्कुलर दिखाई देगा और ये सर्कुलर पाथ तरंग की दिशा के लंबवत तल में होगा, जिससे पता चलता है कि तरंग ऊर्जा के साथ कोणीय संवेग का भी स्थानांतरण करेगी। तो धन्यवाद।